तो आज के करंट अफेयर्स 1 अप्रैल 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है गवर्नमेंट कट्स इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। सरकार ने बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम्स थी ना, जैसे आपकी दिसंबर की मैगजीन के अंदर एक स्कीम कवर की हुई है, यहाँ पे जो दूसरी लाइन में लिखी हुई है सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम। ये बेसिकली गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम है। किसी भी फैमिली में जो गर्ल चाइल्ड पैदा होती है, सरकार ने उन्हें एक स्कीम दे रही है कि अगर वो उस बेटी के नाम पे सेविंग अकाउंट खोलना चाहें बचपन में तो खोल सकते हैं। 18 साल तक जितना पैसा पेरेंट्स डालेंगे उसका इक्वल सरकार कंट्रीब्यूट करेगी, ठीक है। और इनकी इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है बाकी अकाउंट से, ठीक है। पर अगर 18 साल से पहले शादी करवा दी, वो सारा इंटरेस्ट रेट और पैसा कैंसिल है, मतलब जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिल जाएगा, पर सरकार की तरफ से सारे बेनिफिट्स कैंसिल है। तो एक तो वुमेन की शादी ताकि 18 से पहले ना हो जाए, वो कोशिश है। 18 के बाद इंटरेस्ट रेट नॉर्मल मिलना शुरू हो जाएगा, सरकार की तरफ से सारे बेनिफिट्स खत्म है, ठीक है। वो नॉर्मल अकाउंट बन जाता है। उसके बाद वो अकाउंट के ओनर भी वही जो लड़की होगी वो बन जाएगी। तो उससे चाहे वो एजुकेशन पे खर्चा करें, ठीक है, चाहे उसके बाद मैरिज में भी करना है चाहे उस पर कर ले, उसकी मर्जी। 18 साल तक एक तरह से रोकने की कोशिश है कि जो इंडिया में अर्ली चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाए, ठीक है। तो उस चीज को, तो ये बेसिकली जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से ये स्पेशल स्कीमें चलाई जाती हैं, इन सबका ना सरकार ने इंटरेस्ट रेट कम किया है इस टाइम पे। ये इंटरेस्ट रेट कम करने का जो टाइम है ना, ये बहुत ही इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बहुत ही गलत टाइम पे कर रहे हैं। गलत टाइम पे क्यों कर रहे हैं? एक ना आपका इकोनॉमिक प्रिंसिपल है, सी इंटरेस्ट रेट से क्या चीज डिपेंड करेगी। दो इंटरेस्ट रेट एक साथ मूव करते हैं, सेविंग और लोन का। अगर सेविंग इंटरेस्ट रेट गिरता है ना, लोन भी सस्ते होते हैं। यानी कि एक ही टाइम पे आप देखो, आज तुम बैंक गए हो, बैंक तुम्हें कह रहा है कि एफडी करवा लो। एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूं इन स्कीम्स की नहीं, कि एफडी करवा लो, 8% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तुम्हें तब भी लगेगा हाँ यार अच्छा इंटरेस्ट रेट है, मैं करवा लेता हूं। पर एक महीने गए, तुम्हें बैंक कह रहा है कि एफडी करवा लो, 4% इंटरेस्ट रेट है। 8% के टाइम करवाओगे या 4% के टाइम करवाओगे? 8 के टाइम करवाओगे ना। 4 के टाइम तुम्हें क्या लगेगा कि इतनी तो महंगाई ही है, 4% से क्या ही मिलना है, ये पैसा मैं वहां खर्च कर लूं जो चीज मैंने खरीदनी थी बचाने की जगह। तो लोग सेविंग नहीं करेंगे ना अगर सेविंग इंटरेस्ट रेट कम होता है। दूसरी साइड पे अगर मैं कहूं कि तुम्हें लोन मिल रहा है, कोई तुमने लेट्स सपोज 2 व्हीलर खरीदना था, कुछ भी खरीदना था, हाउस लोन चाहिए, कुछ भी चाहिए, एक टाइम मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट दे रहा हूँ 15% और एक टाइम मैं तुम्हें दे रहा हूँ 10%, कब लोन लोगे? 10% पे ना, ताकि तुम्हें लोन पे इंटरेस्ट कम से कम देना पड़े। तो हम सेविंग का वो रेट ढूंढते हैं जब ज्यादा हो, लोन का तब ढूंढते हैं कम हो। पर ये दोनों रेट एक साथ मूव करते हैं, यानी कि अगर सेविंग का इंटरेस्ट रेट कम हुआ है, आपके लोन भी सस्ते होंगे इस टाइम पे। तो फिर बुराई क्या है? लोग लोन तो आराम से ले पाएंगे। एक्चुअली इस टाइम इकोनॉमी नहीं है हमारी जो लोन दे सके। क्या प्रॉब्लम होती है? लोन देने का मतलब है कि तुम इकोनॉमी में एक्स्ट्रा पैसा डाल रहे हो, एक्स्ट्रा पैसा तुम इस टाइम इकोनॉमी में डाल रहे हो। मतलब लोन का मतलब ये है ना कि तुम कंपनीज को और पैसा दे रहे हो। इसका मतलब होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाईज बहुत ज्यादा है। इकोनॉमी कंसेप्ट है कि पैसा लोगों के पास बहुत ज्यादा है। जब लोगों के पास, हाँ, उसे कहते हैं कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ गई है। अगर एक कोक की बोतल थी, लेट्स सपोज सबको कोक पीनी है, एक कोका कोला की बोतल थी, उसे खरीदने वाले 3 लोग आ गए। कोक की बोतल 5 रुपए की थी। अगर तीनों के पास 5 रुपए हैं, 5 मिनिमम तीनों के पास है, एक के पास लगा लो 5 है, दूसरे के पास 7 है और तीसरे के पास 10 है, तुम दुकानदार हो, तीनों को चाहिए ही चाहिए किसी भी कंडीशन पे, तुम किसे बेचोगे और कितने की बेचोगे? जिसके पास 10 रुपए हैं तुम उसे बेचोगे। तो हुआ क्या है कि 5 तो सबके पास ही थे, मनी सप्लाई बढ़ गई है ना, 5 तो सबकी ही खरीदने की पावर है, तो सामान उतने का नहीं बिकता, सामान महंगाई बढ़ जाती है। सामान उसे ही मिलेगा जो अब उसका नया रेट अफोर्ड कर पाएगा, तो प्राइजेस इसी तरीके से ऊपर जाते हैं, यही होती है महंगाई। तो एक्चुअली अगर आपकी सेविंग रेट गिर रहा है, लोन
भी सस्ते हो गए, अगर लोन सस्ते हुए तो आपकी इकोनॉमी में पैसा और ज्यादा आएगा। प्रॉब्लम क्या है, इससे पहले ही इंडिया में महंगाई, इंडिया ने ना अपना महंगाई का जो दर सेट किया हुआ है कि कहां तक हम टॉलरेट कर सकते हैं, टॉलरेशन लिमिट है 6%। 6% से ज्यादा महंगाई नहीं होनी चाहिए किसी पॉइंट पे। हमारी पिछले महीने मार्च से, अभी शुरू हुआ है, ठीक है, पिछले महीने मार्च में 6.3 के पास ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। तो हम तो और ज्यादा सस्ता कर रहे हैं लोन्स, यानी कि और ज्यादा पैसा इकोनॉमी में फ्लड करेंगे, तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी महंगाई की आने वाले महीनों में, ठीक है। पर सरकार फिर कर ही क्यों रही है ये चीज? सरकार अपने लिए सोच रही है। सरकार को ना एक्चुअली अपना बजट का फाइनेंस करने के लिए लोन चाहिए मार्केट से। वो मार्केट के लोन भी तभी सस्ते होंगे अगर सारे इंटरेस्ट रेट गिरेंगे। तो सरकार को सस्ता लोन चाहिए, इस कारण सरकार मार्केट में जानबूझ के ये रेट गिरा रही है, पर उसके कारण इकोनॉमी को डैमेज कर बैठेगी। जो पहले ही डैमेज्ड है और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। तो आने वाले महीनों में महंगाई ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, पर ये 6% से अब कहीं कम आती हुई तो नहीं दिख रही आने वाले महीनों में, ठीक है। इसी से जुड़ा हुआ एक और करंट अफेयर भी है, करंट अफेयर नंबर 6 नंबर का जो करंट अफेयर है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है। बेसिकली इंडिया के अंदर आरबीआई रिस्पॉन्सिबल है महंगाई की इस परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए। आरबीआई को ना सरकार टारगेट देती है, बेसिकली जो आपके सेविंग जो बैंक्स में, सी ये जो सिर्फ सिलेक्टेड स्कीम्स है ना जो सरकार चलाती है, सुकन्या समृद्धि जैसे स्कीम थी और प्रोविडेंट फंड की स्कीम होगी, इन सबका इंटरेस्ट रेट सरकार डिसाइड करती है। पर बाकी जो आपके कमर्शियल लोन है जो आपके सारे बैंक्स देते हैं, इन सबके जो इंटरेस्ट रेट और सेविंग रेट है ना, ये आरबीआई डिसाइड करता है। इन्फ्लेशन मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया में आरबीआई की है। उसे जिम्मेदारी दी हुई है कि तुम देखो कि कितना पैसा तुम इकोनॉमी से खींचना चाहते हो। खींचने का मतलब क्या है? लोगों को सेविंग का लालच दो, एफडी ज्यादा महंगी कर दो, सेविंग इंटरेस्ट रेट, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा बैंक में दे दें। अगर तुम्हारे पास आज 10,000 रुपए थे, तुमने 10,000 रुपए भी बैंक को दे दिए, तुम खाली होके बैठ गए ना, फिर तो नहीं खर्चोगे बाहर, खर्चने को बचा ही क्या है? साल के लिए पैसा बंद गया ना, और साल की एफडी करवाई, खत्म हो गया ना वो पैसा। तो महंगाई ऐसे रोकी जाती है। वहीं अगर इकोनॉमी स्लो हो रही है, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, तब आरबीआई क्या करता है? लोन सस्ते कर देता है कि सबको लोन बांटो और सेविंग करने से डिस्करेज करो। ताकि अगर होता ही है कि अगर पैसा, जैसे सबसे पहले तो अगर एफडी में पड़ा है सबसे सिक्योर है, एटीएम में आ गया कहीं पे भी कार्ड स्वाइप मार दोगे, पर अगर नोट बन के जेब में आ गया, वो पता ही है कब 2000 से 500, 500 से 200, 100, 50, 10, 20 खत्म। नोट कब खत्म होता है दिखता भी नहीं है। वो इसीलिए क्योंकि तुम्हें खर्चने के लिए वो टेंडेंसी बनाई जाती है। जितनी ज्यादा लिक्विड मनी होगी ना, जितनी तुम्हें इजीली पैसा अवेलेबल होगा, तुम उतनी जल्दी खर्च करते हो। इसी माइंडसेट से आरबीआई ये सारी पॉलिसीज बनाता है। तो एक्चुअली सरकार की जो पॉलिसी है, आरबीआई की तो टारगेट को डिस्टर्ब करेगी, और दूसरी साइड गवर्नमेंट ने मतलब कल ही दोनों चीजें की, एक साइड पे अपने रेट ये गिरा दिए, दूसरी साइड पे आरबीआई को बोल रहा है कि इन्फ्लेशन मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इन्फ्लेशन का आरबीआई का जो टारगेट है वो है वैसे 4%, ठीक है। 4% आइडल है जहां पे मेंटेन करना है, पर उसके बाद आती है टॉलरेशन लिमिट, क्योंकि 4% हर टाइम मेंटेन नहीं की जा सकती। तो कुछ तो तुम उन्हें फ्लेक्सिबिलिटी दोगे ना। वो फ्लेक्सिबिलिटी है कि कम से कम चाहे 2% पे गिर जाए महंगाई, और मैक्सिमम 6%, प्लस माइनस 2%, 4% से प्लस माइनस 2%। तो मैक्सिमम 6% की लिमिट होगी, मिनिमम 2% होगी, आइडल 4%। क्लियर है? ये होती है इन्फ्लेशन टारगेट, ये इसके थ्रू की जाती है, ठीक है। अब आते हैं सेकंड करंट अफेयर के ऊपर। सेकंड करंट अफेयर है हमारे प्यारे पड़ोसी के रिगार्डिंग पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान ने इंडिया से
ट्रेड मतलब हमारे रिलेशन 2019 से तो बहुत ही ज्यादा खराब है, ठीक है, अब थोड़े से नॉर्मलाइज हो रहे हैं। तो उसमें पाकिस्तान ने क्या किया है, इंडिया से कॉटन और शुगर के इंपोर्ट्स अलाउ कर दिए। पहले बैन किए हुए थे सारे ही इंपोर्ट्स इंडिया से। 2020 में भी इंपोर्ट्स अलाउ किए थे पाकिस्तान ने, ऐसा नहीं है पहली बार ही हो रहा है, पर 2020 में पाकिस्तान की मजबूरी थी। 2020 में पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स अलाउ किए मेडिकल डिवाइसेस और ये मेडिसिन के, क्योंकि इंडिया सप्लायर है दुनिया का मेडिसिन में। और अगर इंडिया से तुम सप्लाई नहीं लोगे, दूसरा देश सिर्फ तुम्हें चाइना है, चाइना की पहले, चाइना दुनिया को, चाइना भी सप्लाई कर रहा है, पर तुम्हें अपने ऑप्शंस ओपन रखने पड़ेंगे। कहां, जहां से भी 2020 में सारी कंट्रीज को एकदम दौड़ पड़ गई थी कहां से मेडिकल इक्विपमेंट्स, मेडिसिन अरेंज करें। तो आपकी जो डिमांड है ये इसी चीज के ऊपर है, ठीक है। तो इसीलिए पाकिस्तान ने पिछले साल वो तो ओपन कर दिए थे, पर अब कोई आपकी कमर्शियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग ये चीज शुरू हुई है कि आपके कॉटन और शुगर की डिमांड पाकिस्तान में क्योंकि बढ़ रही थी, इसलिए उन्होंने इंडिया से अलाउ कर दिया। बेसिकली ये चीज क्या है, कॉटन और शुगर ही क्यों, पाकिस्तान की ना मजबूरी है, पाकिस्तान को लेना पड़ना था इंडिया से। दुनिया भर में एक तो इन दोनों कॉमोडिटीज कॉटन और शुगर के प्राइस इस टाइम इंडिया में सबसे लोएस्ट है। तो या तो पाकिस्तान की जो कंपनीज हैं वो बाकी दुनिया से खरीदे, पर वो महंगी मिलेंगी, महंगी मिलेंगी तो सामान भी महंगा होगा, या इंडिया से ले लो सस्ते में। तो उन्होंने इंडिया से लेना प्रेफर किया। इंडिया के लिए क्या फायदा है, जैसे जो शुगर है, इंडिया ना शुगर सरप्लस है, हमारे यहाँ पे शुगर केन हद से ज्यादा होती है, हम स्टोर भी नहीं कर पाते। तो हमें एक और कस्टमर मिल जाए हमारे लिए तो बेनिफिट ही है, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स की इनकम बेटर होती है, जो शुगर केन उगा रहे हैं फार्मर्स की इनकम बेटर होती है। तो इस कारण ये चीज पॉजिटिवली इफेक्ट हुई है दोनों कंट्रीज को, क्योंकि उनकी कंपनीज को फायदा हो जाएगा जो टेक्सटाइल और शुगर में है, हमारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल सप्लायर्स है उन्हें फायदा हो जाएगा, ठीक है, और होपफुली रिलेशंस भी नॉर्मलाइज होते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, जैसे इस साल भी आपका यूपीएससी में फिर से एक वैक्सीन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आया हुआ था। क्या इस साल क्वेश्चन आया हुआ था, एक बहुत ही जनरल इफेक्ट के ऊपर। जैसे इस साल ना क्वेश्चन आया था कि वैक्सीन, क्या वैक्सीन की मतलब इनडायरेक्टली स्टेटमेंट का ये मतलब था कि क्या कोई वैक्सीन का साइड इफेक्ट होता है या नहीं होता। उन्होंने स्पेसिफिकली निमोनिया की वैक्सीन रेफर कर दी थी, निमोनिया की कोई एक वैक्सीन रेफर कर दी थी कि इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो स्टेटमेंट गलत थी। वैक्सीन ऐसी कोई भी नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो, ठीक है। आम साइड इफेक्ट्स में जैसी जो चीजें होती हैं, बुखार चढ़ना, वॉमिटिंग्स आना, ये सारी वैक्सीन से होती हैं। किसी को होगी किसी को नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि सबको हो, पर ये आम साइड इफेक्ट्स हैं। सिवियर साइड इफेक्ट्स में ये होता है कि अब वैक्सीन में होता क्या है, वो जो वैक्सीन का डोज है उसमें होता क्या है, वैक्सीन बनती है जो वो वायरस होता है उसी से। जैसे पोलियो के कितने बूंद, 2 बूंद जिंदगी के, 2 बूंद ही क्यों, बोतल पिला दो, ठीक है। बेसिकली वो जो 2 बूंद है, अगर तुमने तीसरा बूंद भी पिला दिया ना तो तुम उस बंदे को एक्चुअली पोलियो करवा दोगे। उस बूंद के अंदर एक्चुअली वायरस है, उस वायरस को बस कमजोर कर दिया गया है या मार दिया जाता है, ताकि हमारी बॉडी उस वायरस को स्टडी कर ले, हमारा जो इम्यून सिस्टम है उस वायरस को स्टडी कर ले और उसे पता चल जाए। क्योंकि एंटर करके है ना, कोई भी बाहर का एलियन बॉडी हमारी बॉडी को एंटर करती है, हमारा इम्यून सिस्टम साथ के साथ रिस्पॉन्स जनरेट करता है। पर अगर वायरस स्ट्रांग होगा, इम्यून सिस्टम को एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, दूसरे में उतने में बंदे की हालत बुरी हो जाती है। तुम क्या करते हो, वैक्सीन के अंदर वायरस को बिल्कुल कमजोर करके या मार के बस शरीर के अंदर भेज देते हो। इम्यून सिस्टम उसे सारा स्टडी कर लेगा, रीड कर लेगा, उसके लिए एंटीबॉडीज अगली बारी के लिए तैयार रखेगा। तो ऐसा नहीं है कि तुम लोग लाइफ में कभी पोलियो के कांटेक्ट में नहीं आए होगे, पर क्योंकि तुम्हें बचपन में पोलियो पिला दिया गया था, तुम्हारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को पहले ही पता है कि ये जब वायरस आएगा इसे कैसे डिफीट करना है। इसीलिए पोलियो से इंडिया पोलियो फ्री हो चुका है, अब पॉपुलेशन में पोलियो बड़ी बीमारी नहीं बची है, ठीक है। तो ये जो चीज, ये जो स्टेटस है, ये तभी मिलता है अगर तुम बहुत इफेक्टिवली काम करो। हमने पोलियो के लिए बहुत इफेक्टिवली काम किया,
पर अब जैसे कोविड की वैक्सीन की भी लोगों को एक ये सबसे बड़ी है कि लोग बीमार हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, ये आम साइड इफेक्ट्स हैं, ये किसी भी वैक्सीन से होते हैं। यही इस साल का स्टेटमेंट था। तो वो स्टेटमेंट इसीलिए गलत थी क्योंकि लिखा हुआ था कि ये वाली वैक्सीन कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं होता, कोई ना कोई साइड इफेक्ट हर वैक्सीन का होगा। वो सेफेस्ट हो सकती है पर कोई ना कोई साइड इफेक्ट जरूर होगा। जैसे ये नौजिया जैसी कि चक्कर आने, कमजोरी महसूस होना, उल्टियां आ जाती हैं या फीवर चढ़ जाता है, ऐसी सारी चीजें हो जाती हैं इससे। ठीक है। दूसरी चीज, एक वैक्सीन के साथ आजकल जो अब कोविड की वैक्सीन के साथ बहुत बड़ा दुनिया भर में इशू है कि लोग एक लगवा नहीं रहे, सप्लाई आ रही है पीछे से, उतने लोग लगवाने नहीं आ रहे। उसके कारण क्या हो रहा है कि आपके ना वैक्सीन के डोजेस वेस्ट जा रहे हैं। अब वो वेस्टेज क्यों हो रही है? बेसिकली वैक्सीन जो होती है ना, उसके अंदर जो वायरस होता है उसकी एक्सपायरी डेट होती है कि ये वैक्सीन कितने दिन ठीक रहेगी। ठीक रहने के लिए भी प्रॉपर कंडीशन चाहिए, यानी कि उन्हें कोल्ड स्टोर्स में रखना पड़ता है। ठीक है। तभी देखना कभी डॉक्टर के पास भी कभी कोई वैक्सीन होगी ना, वो हमेशा फ्रिज में पड़ी होगी, उन्हें हमेशा कोल्ड में ही रखना पड़ता है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि बाहर टेबल पे पड़ी हुई है, हमेशा कोल्ड स्टोर्ड होंगे। हाँ क्या क्या लगा? अब वो तुम्हारा डॉक्टर जाने, पर क्या पता उसने तुम्हारे आने से कुछ टाइम पहले ही निकाल के रखी हो। अरे साइड इफेक्ट मैं ये कह रहा हूँ, सबको कोई दिखे ये जरूरी नहीं है, पर साइड इफेक्ट हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि रेबीज वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसमें भी ये फीवर चढ़ना, ये सब कुछ हो सकता है। हर एक को कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है कि सारे ही बीमार पड़ते हैं। अब वो हमारे इम्यून सिस्टम पर डिपेंड करेगा कि इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड कैसे कर रहा है। अगर इम्यून सिस्टम स्लो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो फीवर, नोजिया, कमजोरी, ये सब कुछ होगा। पर नहीं कर रहा तो तुम्हें नहीं महसूस होगा कि कोई ऐसी वैक्सीन भी लगवाई है तुमने। ठीक है। तो इसके साथ वैक्सीन के साथ ना एक चीज और, मतलब ये तो चलो एक्सपायरी डेट होती है, एक ये फैक्ट आपको पता चल गया। दूसरी चीज ना, एक आपके दुनिया के स्टैंडर्ड, जब आपने अब आपकी रेबीज की वैक्सीन आपने बात की है, उस रेबीज की बॉटल देखी थी, उसके बॉटल के ऊपर ना एक रैपर लगा होता है, उस रैपर के बीच में ना एक कोड होता है, वो नहीं तुमने देखा होगा। उस कोड को कहते हैं वैक्सीन वायल मॉनिटर। ये देखना जरूरी होता है, ये डॉक्टर देख लेते होते हैं अगर डॉक्टर को देखना आता है तो। ठीक है। वैक्सीन वायल मॉनिटर, ये क्या होता है? एक तरह से ना ये स्ट्रिप होती है। ये स्ट्रिप क्या काम करती है कि अगर तुम्हारी वैक्सीन कोल्ड स्टोर में नहीं रही है तो ये ना रंग बदल जाती है, तो पता चल जाता है कि ये प्रॉपरली स्टोर नहीं की गई और कहीं ना कहीं ये हीट से एक्सपोज हो चुकी है। और अगर वैक्सीन कभी हीट से एक्सपोज हो जाती है वो खराब हो जाती है। तो ये पूरी दुनिया का स्टैंडर्ड है कि वैक्सीन के ऊपर ये पट्टी लगा के फिर उन्हें कोल्ड स्टोर में रखा जाता है, ताकि कभी भी ट्रांसपोर्टेशन में या डॉक्टर्स के पास कहीं पे भी वैक्सीन अगर एक्सपोज होगी, अब किसी पेशेंट को लगाने से पहले पता तो ये वैक्सीन ठीक है या नहीं है। तो इन दो चीजों को तो पक्का देखा जाता है कि एक तो उसकी एक्सपायरी डेट नहीं आई है, दूसरी क्या वो हीट से तो नहीं एक्सपोज होगी। अगर हीट से एक्सपोज हो गई है तो वैक्सीन वैसे ही बेकार हो चुकी है, तो इसका फायदा नहीं है। ठीक है संगम जी। ये है आपका ये सारा कंसेप्ट। इसी के अंदर वैक्सीन वायल मॉनिटर में एक लास्ट में एक और नई जमाने की टेक्नोलॉजी, वायल तो बेसिकली एक पट्टी होती है जो उसके ऊपर लगी होती है। एक ना और आपकी वैक्सीन के रिगार्डिंग ये टेम्परेचर्स को देखने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी अब आने लगी है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर्स। ये वैक्सीन को ये भी बता सकते हैं। वैक्सीन के लिए ना दोनों चीजें बुरी है, हीट आ गई तब भी वैक्सीन खराब, अगर लेट्स सपोज कोल्ड स्टोर में तुमने टेम्परेचर इतना नीचे कर दिया कि वो जम गई तब भी बेकार है। एक आइडल टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जो पट्टी है ना, ये सिर्फ हीट का बता पाती है, कोल्ड का नहीं बता पाती, वायल जो मॉनिटर है। पर जो आपकी दूसरी ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक टाइम टेम्परेचर इंडिकेटर है, ये एक्चुअली दोनों चीजों को बता देती है कि क्या ये कभी कोल्ड से तो नहीं एक्सपोज हुई या हीट से तो नहीं एक्सपोज हुई। दोनों चीजों को ये बता देती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज मिलिट्री फार्म्स। अब
मिलिट्री फार्म्स क्या है? बेसिकली आपके जितनी जो आपकी आर्म्ड फोर्सेज है, खासकर आर्मी है, सिर्फ आर्मी के पास है। आर्मी अपने आर्मी भी फार्म्स मेंटेन करती थी। आर्मी मतलब ऐसा नहीं खेती करती थी, आर्मी सिर्फ डेयरी मेंटेन करती थी अपनी। ये डेयरी बहुत जगह थी आर्मी की, अब ये सारी की सारी डेयरीज बंद कर दी गई हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें लगे सोल्जर ही होते हैं काम पे। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, ये ना सरकार इस टाइम आपकी ना आर्म्ड फोर्सेस को रिफॉर्म कर रही है कि अपने सोल्जर्स को हम ये फालतू के कामों से फ्री करें और उन्हें सिर्फ उस काम के ऊपर लगाएं जिसके लिए उन्हें ट्रेन किया गया है, यानी कि बैटल रेडी रखें उन्हें, ठीक है। तो ये सारे जितने भी फालतू के काम है, या तो इन्हें बंद किए जा रहे हैं इस टाइम, या उनमें सिविलियंस को हायर किया जा रहा है। जैसे अब आपके लॉन्ग टर्म में आपकी आर्मी की ये भी पॉलिसी है, जैसे कि जो शेफ होंगे, ठीक है, पहले वो भी फौजियों को ही शेफ बना दिया जाता था, ठीक है, जो शेफ होंगे, उसके अलावा जो आपके ड्राइवर्स हैं, ये सारे सिविलियंस को धीरे धीरे रिक्रूट किया जाएगा। इसे कहते हैं टीथ टू टेल रेशियो। हम अपने टीथ बढ़ाना चाहते हैं। टीथ वो होते हैं कि कितने सैनिक लड़ रहे हैं, टेल का मतलब होता है एक सैनिक लड़ने के लिए पीछे वो सप्लाई लाइन कितने लोग मेंटेन कर रहे हैं। हम अपनी टीथ टू टेल रेशियो बेटर कर रहे हैं, यानी कि कॉम्बैट रेडी सोल्जर ही तो टीथ है इंडिया के, तो वो उस साइड पे ड्यूटी शिफ्ट करो, और जो ये टेल का काम है, जो सप्लाई लाइन का सारा काम है, ये सिविलियंस को हायर करो, वो करेंगे, ठीक है। तो इस चीज के अकॉर्डिंग ये बनाया जा रहा है। तो उसी के चलते हुए आपके फार्म्स बंद किए गए हैं, ठीक है। और ये सारा इसी के रिगार्डिंग ही करंट अफेयर था। नेक्स्ट, इस साल के यूपीएससी में पक्का आने वाली स्कीम, ये गवर्नमेंट की स्कीम 100% इस साल के प्रीलिम्स में आएगी ही आएगी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये गवर्नमेंट की हर महीने बड़ी से बड़ी होती हुई स्कीम है। ये गवर्नमेंट की लेटेस्ट स्कीम है और ये हर महीने और बड़ी हो जाती है। ये शुरू हुई थी बेसिकली, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है, कंपनीज को बोला जाता है कि तुम इंडिया में प्रोडक्शन शुरू करो, तुम जितना प्रोड्यूस करोगे उसके मुताबिक तुम्हें टैक्स इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, ये सब कुछ दिया जाएगा, ठीक है। तो तुम इंडिया में जितना प्रोड्यूस करोगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये ना गवर्नमेंट की स्कीम ये कामयाब हो रही है। इस कारण गवर्नमेंट एक तो इसके लिए बहुत एक्साइटेड है, इसीलिए गवर्नमेंट हर फील्ड में इसे बढ़ा रही है। पर उसके कारण क्या है, ये करंट अफेयर हर महीने बहुत ब्रॉड होता जा रहा है। तो हर महीने जितनी भी मैगजीन्स में तुम इसे पढ़ोगे, हर मैगजीन में ना ये अलग सेक्टर से डील कर रही है। हर महीने की मैगजीन से अलग सेक्टर से शुरू हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है, टीवी फ्रिज इन सब से शुरू हुई थी। टीवी फ्रिज हमने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स से शुरू की थी। उसके बाद फार्मास्यूटिकल में भी चली गई है, मेडिकल डिवाइसेस में भी चली गई है, और भी मतलब बहुत इंडस्ट्रीज कवर कर गई है। तो कल क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इसे फूड प्रोसेसिंग में भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो गवर्नमेंट ये स्कीम 100% पेपर में आएगी ही आएगी, क्योंकि बाकी सारी स्कीमें सरकार की पुरानी है। पुरानी स्कीमें रेयरली पेपर में फीचर होती हैं। एक तो नई स्कीमें हमेशा फीचर होने के चांसेस ज्यादा है, और खासकर वो स्कीम्स जो गवर्नमेंट को कामयाबी दे रहे हैं। शाबाशी भी तो चाहिए कि लोग उसी बारे पढ़े जहां पे कामयाबी मिल रही है। तो ये स्कीम कामयाब हो रही है, इस कारण ये किसी ना किसी सेक्टर से ये जरूर पूछी जाएगी। तो यहाँ पे आपके फूड प्रोसेसिंग के सारे पॉइंट्स आएंगे। नहीं, अभी एक एक बारी के लिए 5 इयर्स ही है, ठीक है। उसके बाद आगे इंसेंटिव, जैसे ये वाली स्कीम भी जो है ये 27 तक शुरू की गई है, 7 साल हो गए, हाँ बढ़ाए गए हैं, ठीक है। तो 7 साल हो गए। तो ऑल इंडिया बेसिस पे ये रोल आउट की जाएगी। इसका क्या 6 साल, 7 साल नहीं 6 साल की स्कीम है, 7वें साल खत्म हो रही है, ठीक है। आपके इम्प्लीमेंटेशन में 4th पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन जो हेडिंग है उसके अंदर 4th पॉइंट लिखा है, 3rd पेज के बिल्कुल एंड में, ठीक है। तो ये सारे जितनी भी चीजें हैं ये आपने यहाँ पे रीड करनी है, ये सारे के सारे पॉइंट्स याद करने जरूरी है। ये स्कीम पक्का आएगी जिन्होंने इस साल का पेपर देना। किस फील्ड से आएगी,
वो देखने वाली बात होगी। पर तुमने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जितने भी करंट अफेयर में जब जब आए ये पढ़ के जानी ही जानी, ये ऐसी स्कीम पक्का पेपर में फीचर होगा। क्लियर है? और अब लास्ट में एक 7th करंट अफेयर ही बचा है, 6th मैंने पहले करवा दिया। लास्ट है आपके स्टेट सर्विसेज का। ऐसे ना क्वेश्चन आता होता है कि जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किस कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जापान के साथ एग्रीमेंट किया है, ठीक है, $1 बिलियन का लोन लिया है। किस लिए लिया है? ताकि दोनों कंट्रीज में बैंकिंग और स्मूथ हो सके। तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, इसी कारण जापान और इंडिया की कोऑर्डिनेशन इससे बढ़ती हुई दिख रही है, ठीक है। पर ऐसे क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में आते हैं, यूपीएससी नहीं पूछेगा। जिनका हरियाणा का पेपर इस साल आ रहा है, अगले साल तो फैक्ट चेंज हो जाएंगे, जिनका भी पेपर आ रहा है उनके लिए ऐसी चीजें जरूरी है। क्लियर है? ऊपर वाले भी जरूरी है, स्टेट सर्विसेज वाले को लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ ये एक लाइन पढ़नी है बाकी पढ़ना ही नहीं, ठीक है। ऊपर वाली चीजें भी आ सकती है, पर ये नीचे वाला सिर्फ उनके लिए ही है, यूपीएससी वालों को स्पेसिफिकली देखने की जरूरत नहीं। पर तुम सारे एग्जाम्स की तैयारी करोगे, इस कारण पढ़ना सब कुछ ही है। ये थे आज के